इसका कहना है कि कुछ भी हो आप लोग मुझे आपके हर एक सम में e⁻t वाली टर्म जनरेट करके दो। अब जो इसका प्यार है ना वो है 1 - t के साथ। मतलब इसका कहना होता है कि हमेशा जब भी कभी बीटा फंक्शन रेडी हो तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी टर्म जो जनरेट हो वो 1 - t हो। अब आप पूछोगे कहाँ है सर? ये देखो सॉलिड ज्योमेट्री। सर इसके लिए ऊपर का कुछ करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं, आप डायरेक्टली कोन और सिलेंडर के सम्स कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए। एक ऐसा यूनिट जिसकी वजह से 2019 पैटर्न में आप पूछ सकते हो बच्चों को, बहुत सारे बच्चे जो है वो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए हैं। न्यूटन्स लॉ कर लो। न्यूटन्स लॉ सबसे पहले करोगे क्योंकि एक ही सम और उसके बाद के सारे सम्स के आंसर्स आना आपको शुरू हो जाएंगे। एक ही टाइप, इसमें टाइप में कोई चेंजेस नहीं आते। ये देखो, करो, मार्क्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 यार एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बैकलॉग लगते हैं, और कितना भी करो आपको यहाँ पे टाइम कम ही पड़ता है, आपकी पढ़ाई पूरी होती ही नहीं है। और उसी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी लेकर आज आपके सामने मैं आया हूँ। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। दोस्तों, अगर आपको पता है आपका अपोनेंट काफी स्ट्रांग है तो आपको उसको हराने के लिए क्या करना पड़ता है? स्ट्रैटेजी सही तरीके से देखनी पड़ती है, उसके वीक पॉइंट्स क्या है वो देखना पड़ता है, और टाइमिंग बहुत जरूरी होता है। इन सारी चीजों को मद्देनजर अगर आपको पता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 अगर टफ है तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, कौन सी चीजें स्किप करनी है, कौन सी चीजें ज्यादा अच्छे से करनी है, कॉन्सेप्ट कितने तगड़े करने चाहिए, एंड टेंटेटिवली एग्जाम में क्या आ सकता है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। और इसीलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बहुत जरूरी होने वाले, इसीलिए आपको आलसी इंजीनियर के ऐप पे ये पूरा कोर्स M2 2024 पैटर्न डिटेल में अभी भी लेटेस्ट शूट करके अपलोड किया हुआ है। तो बिल्कुल अपडेटेड होने की वजह से आपको पता चलेगा, आपके कॉन्सेप्ट अगर तगड़े हो गए ना तो आपको PYQ करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी वाइज अगर आप जाओगे तो हर एक यूनिट का कितना कितना क्या क्या करना है उस हिसाब से आप लोग आपकी पढ़ाई कर सकते हो। कोर्स पेड है, मेहनत लगी हुई यार हम लोगों की, तो नोट्स भी वहां पे रहेंगे तगड़े, और सारे प्रीवियस पेपर जो 2019 के पेपर जो कोरिलेट करते हैं वो सारे के सारे आपको वहां पे सॉल्व भी दिखाई देने वाले हैं। अब बिना टाइम गवाए शुरू करते, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को पता है कि यार ये ओवरऑल जो आपका पेपर रहने वाला है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है? 70 मार्क्स का। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? अब इस 70 मार्क्स को किस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि भाई आपका 10 मार्क्स का जो रहेगा वो आपका रहेगा 10 मार्क्स का MCQ, है ना, और आपका 60 मार्क्स जो रहेगा वो रहेगा आपका क्लियरली थियोरेटिकल, मतलब थ्योरी यानी कि न्यूमेरिकल वाला बेस रहेगा। अब ये देखते हुए आपको और दो चीजें जो समझ में आनी चाहिए, वो कौन सी समझ में आनी चाहिए कि ये 10 मार्क्स के MCQ जो है वो ये 5 यूनिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे जो 60 मार्क्स की थ्योरी, यहाँ पे मोस्टली आपको 4-4 मार्क्स के लिए आपको एक यूनिट आएगा, यानी कि 12 मार्क्स का आपका एक यूनिट रहेगा। इस हिसाब से 5 यूनिट के आपके 60 मार्क्स हो गए। अब इन पांचों यूनिट में से सिर्फ एक यूनिट ऐसा है जो कि आपको कितने कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? 6 और 6 मार्क्स के लिए, यानी कि उसके सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे और ओरिंग के लिए भी 2 क्वेश्चंस आएंगे। अब आप पूछोगे सर अगर 5 यूनिट है तो क्या आप बताओगे इसकी सीक्वेंस हम लोगों ने किस तरीके से फॉलो करनी है सॉल्विंग के लिए? तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने सबसे पहले, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जब आप एंड करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी जब मैंने बताइए। पहले आप यूनिट 4 करो, फिर आप यूनिट 5 करो, फिर आप MCQs खत्म कर लो। अब इससे आपका क्या हो जाएगा मैं बताता हूं। यहां से 12 मार्क्स, यहां से 12 मार्क्स, यानी कि 24 हो गए, और यहां से 10 यानी कि 34 मार्क्स का आपका पेपर टेक्निकली अटेम्प्ट हो जाता है। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अब ये 3 चीजें खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो आपको करना है वो करना है आपका यूनिट नंबर 2, जिसके कोन और सिलेंडर से रिलेटेड सम्स आपको खत्म करने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 1 जहां पे आपको DOIS, एरर फंक्शन, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन के सम्स खत्म करने हैं, और एंड में जब जरूरत पड़ेगी तब आप एंड में करोगे इसके डबल इंटीग्रल के एरिया के CG और MI के सम्स, जो कि यूनिट 3 रहेगा। सो ये रहेगा आपका ओवरऑल सीक्वेंस यूनिट वाइज, जो कि आपको पेपर अटेम्प्ट करने में काफी आसानी देगा। और इनिशियल पहले 1.5 घंटे में आपको समझ में आएगा, आप ऑलरेडी पास हो चुके हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। अब बिना टाइम गवाए मैं स्ट्रैटेजी के लिए शुरू करता हूं, और आप प्लीज पेन पेपर लेके बैठिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 1 की, जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। आपने अगर सही से देखा होगा तो इंटीग्रल कैलकुलस का बीटा फंक्शन हो, गामा फंक्शन हो, इसके वीडियोस ऑलरेडी YouTube पे मैंने डाले हुए हैं ताकि आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है ये समझ में आ जाए। अब ओवरऑल कौन से टॉपिक है सर? यहां पे आपको ओवरऑल 5 टॉपिक्स दिखाई देते हैं। अब आप बोलोगे सर 6 दिखाई दे रहा है, रुको,
रिडक्शन फॉर्मूला, गामा फंक्शंस, बीटा फंक्शंस, डीयूआईएस और एरर फंक्शंस आपको दिखाई देते हैं। अब ये जो लेबनिज रूल मैंने लिखा हुआ है, दिस लेबनिज रूल इज बेसिकली कॉमन टू बोथ, यानी कि ये डीयूआईएस में भी यूज होता है और एरर फंक्शन में भी यूज होता है। अब आप बोलोगे सर टेंटेटिव पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं, अभी नहीं, सबसे पहले बात करते कि किस सीक्वेंस से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है या फिर इसकी पढ़ाई करनी है। तो पहले तो मैं आपको सीक्वेंस बता दूं ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस रहे, और समय कितना लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको शुरू करना है गामा फंक्शन के साथ। कौन से फंक्शन के साथ? गामा फंक्शन। गामा फंक्शन दिखने में कुछ इस तरीके से है, लगता अराउंड उसको करने में 1.5 आवर्स आप पकड़ के चलो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब इनडायरेक्टली मैं हमेशा कहता हूं कि गामा फंक्शन और e⁻t एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो इनका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। अब ये गामा फंक्शन के अराउंड 10-12 सम्स है जो कि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करनी होती है चीजें, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको रेंज भी तो बहुत अच्छे से लिखना जरूरी होता है। तो ये टॉपिक जैसे ही आपका खत्म हुआ 1.5 आवर में, उसी टाइम पे वही सेटिंग में जहां पे आप बैठे हो, आपको इमीडिएटली जो फंक्शन खत्म करना है वो फंक्शन है आपका बीटा। सिंबॉलिकली उसको बीटा इस तरीके से लिखा जाता है। ये फंक्शन भी अगर आप समय लगाओ ना तो ये आपका खत्म हो गया 1.5 आवर्स में। अब यहां पे इसका कहना है कि कुछ भी हो, आप लोग मुझे आपके हर एक सम में e⁻t वाली टर्म जनरेट करके दो। जो इसका प्यार है ना वो है 1 - t के साथ। मतलब इसका कहना होता है कि हमेशा जब भी कभी बीटा फंक्शन रेडी हो तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी टर्म जो जनरेट हो वो 1 - t हो। बहुत सारे फॉर्मूलाज है, इन दोनों में कॉमन चीज है वो है कि बीटा और गामा का भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। आप मुझे पूछो बीटा ऑफ m, n इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा ऑफ m + n के हिसाब से आपको चीजें दिखाई देती है। अब ये बीटा और गामा पहले लॉट में आपको खत्म करना है, फिर आप ब्रेक ले लो। ब्रेक लेने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप शुरू करोगे उस टॉपिक को, मतलब मैं कलर भी चेंज करता हूं आपके ब्रेक के हिसाब से ताकि आपको समझ में आए सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो टॉपिक होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप लेके जाओगे वो है रिडक्शन फॉर्मूला। अब ये जो रिडक्शन है इसके दो टाइप है। पहला है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड है ना, आ चीजें करनी है, और दूसरा जो टॉपिक है वहां पे आपको करने हैं इसके थियोरेटिकल सम्स। अब मुझे पूछोगे सर कितना समय लगता है, तो मैं तो बोलूंगा भाई ये कम से कम आपका 3 घंटे लेगा ही लेगा। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, पहले पैच में आप फॉर्मूला शुरू करोगे तो भाई 3 रेंजेस है। एक है आपकी 0 से लेके π/2 जो कि अपन इसको बहुत प्यार से करते हैं क्योंकि सब कुछ इधर पे आके रुकता है, एंड देन 0 से लेके π और 0 से लेके 2π। इन तीनों रेंजेस की आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर -a2 + a में क्या होती है चीजें, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ये आप सबसे पहले करोगे क्योंकि इसके ऊपर MCQ आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब थियरी क्वेश्चन में जब आप जाओगे तब आपको बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस करने पड़ेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे ऐसे 3 सम्स है जो कि कॉपी पेस्ट नेक्स्ट 3 सम्स के लिए यूज होते हैं। इसका मतलब है यहां पे ऐसे कुल मिला के 6 सम्स है जो कि बाय 3 गेट 3 स्ट्रेटेजी में आते हैं। अब आप पूछोगे सर थियरी में मुझे कितने सम्स करने हैं, तो आपको टोटल 9 सम्स करने हैं। उसमें से 3 सम्स पे 3 सम्स फ्री यानी कि 6 खत्म हो गए और 3 अलग से आपको करने हैं। 9 सम्स करोगे तो आपका काम यहाँ पे तमाम हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके जेब में रहेगा। अब ऐसे कौन से नॉट सम्स रहेंगे तो कॉलेज में मे भी आपको बताया होगा, नहीं तो आलसी इंजीनियर के ऐप पे भाई पूरा कोर्स अवेलेबल है, पेड कोर्स है। डेमो सेशन देखो और कम समय में फटाफट पढ़ाई करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पहले भी आपको ये बोल चुका हूं। अब ये दो चीजें होने के बाद वापस ब्रेक ले लो, मतलब 3 घंटा और 3 घंटा 6 घंटे का अब तक अपना पढ़ाई हो गया। नेक्स्ट लॉट में आप लोग अब क्या करोगे, नेक्स्ट लॉट में आप एक काम करो, नेक्स्ट लॉट में जस्ट गो थ्रू द टॉपिक। अब ये हो गया तो उसके बाद आप करोगे किसको शुरू, डीओएस को। अब डीओएस में ऐसे कितने सम्स है, तो 6 सम्स है भाई। डीओएस में क्या होता है पता है, जो भी इंटीग्रेशन दिया जाता है उसको अपने को आई ऑफ ए लेना है, उसी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू ए, और उसी को बाद में इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि आई ऑफ ए का वापस आई ऑफ ए ही बनेगा। और उसके बाद डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के हिसाब से एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को आपको किस तरीके से वैल्यू निकालना है ये हम लोगों को यहाँ पे ओवरऑल करना पड़ता है। अब इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं। विद रिस्पेक्ट टू ए का पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको लगता है, साथ ही साथ e⁻x cos bx, e⁻x sin bx के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पे लगने वाले। अब सर इसके कितने सम्स करे सर, इसके भी आपको कुल मिला के 6 सम्स करने। कितने सम्स करने, 6 सम्स। पैटर्न बिल्कुल सेम है, आपको बहुत बारी प्रूव दैट शो दैट वाले सम्स आते हैं, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। सर क्या लगता है आपको हमें ये करने के लिए कितनी देर लगेगी, तो ये आप पकड़ के चलो कि आपको ओवरऑल इसके लिए कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। एंड इसी के बाद इमीडिएटली आप लोग बिना ब्रेक लिए खत्म करोगे एरर फंक्शन को। अब एरर फंक्शन के बारे में जब मैं बात करता हूं तो एरर फंक्शन के वैसे तो टेक्निकली 4 या 5 सम्स है सिर्फ एरर फंक्शन से रिलेटेड, बिकॉज प्रोबेबिलिटी जैसे है
एरर फंक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन है। जब मैंने क्लास में पढ़ा है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जीरो से मतलब पुणे से लोनावाला तक के एक ड्राइवर ड्राइविंग करता है, फिर उसके बाद लोनावाला में ब्रेक होता है, ब्रेक के बाद वापस दूसरा ड्राइवर ड्राइव करता है और मुंबई पहुंचाता है। तो ये ओवरऑल जर्नी जो है वो ओवरऑल जर्नी को 1 कंसिडर किया जाता है और इस हिसाब से इसको वर्क किया जाता है। तो एरर फंक्शन प्लस एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री कुल मिला के इज इक्वल टू 1 होता है। इस केस में आपको एरर फंक्शन के 4 सम्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है आपका लेबनिट्ज रूल। बहुत प्यार से इस लेबनिट्ज रूल को आपको वर्क करना है, बिकॉज लेबनिट्ज रूल के अंदर एक डीओएस की कॉन्सेप्ट भी लगती है। तो ये लेबनिट्ज रूल आपको इस पर्टिकुलर एरर फंक्शन को टैकल करने के लिए करना पड़ेगा। और मुझे अगर आप पूछो तो ये एरर फंक्शन के सम्स जो आते हैं उसमें मोस्टली लेबनिट्ज रूल के भी सम आपको आ सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा, राइट। अब सर इसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये मैंने पकड़ लिया यहाँ पे भाई 1 घंटा पकड़ लिया। अब ये सब कुछ जो मैंने आपको टाइमिंग बताया हुआ है दोस्तों, मैं बहुत प्यार से आपको बता रहा हूँ, ये आपका विथ राइटिंग का टाइम टेबल है। सो आप जब कर रहे हो प्रैक्टिस तो आपको इतनी सारी चीजें इस यूनिट की आनी चाहिए। अब बोलोगे सर सीक्वेंस क्या है, देखो रिडक्शन तो आपको ऊपर भी पूछा जाएगा, नीचे भी पूछा जाएगा। इसका मतलब है ये जो आपको ब्लू कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है डार्क में, ये कंपलसरी आपको रिडक्शन करना ही करना है। यानी कि वो 9 सम्स 9 हो 8 हो और उसके बाद इसके फॉर्मूला का प्रैक्टिस जो कि एमसीक्यू में आता है वो आपको करना है। उसके बाद गामा को ओरिंग आता है बीटा। अब बीटा इधर गामा इधर, सर ऊपर नीचे कुछ हो सकता है क्या, ये ऊपर नीचे भले ही हो ना हो, लेकिन ये ऊपर नीचे जरूर हो सकता है कि अगर यहाँ पे डीओएस आया तो यहाँ पे एरर फंक्शन, यहाँ पे एरर फंक्शन आया तो यहाँ पे डीओएस आ सकता है। अब टेक्निकली स्पीकिंग सर अभी लेटेस्ट पेपर जो हुआ था दिसंबर 2024 का, भले 19 पैटर्न का हो, क्या आप उसमें हमें बता सकते हो कि उसमें क्या चीजें हुई थी। तो यार जब आप वहां पे उस तरीके का पैटर्न देखते हो तो रिडक्शन गामा रिडक्शन बीटा ये तो फिक्स ही है, ये तो फिक्स ही है। अब आपका ऑप्शन कहां पे बचता है, यहां पे अगर डीओएस आया तो यहां पे आपको क्या फंक्शन आएगा, एरर फंक्शन आएगा। अब हमेशा आप अंदाजा करेक्ट नहीं लगा सकते हो कि ये आएगा फिर ये आएगा, इसलिए मैंने ऑरेंज में लिखा हुआ है। और हर एक क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे कितने मार्क्स का रहेगा, एज आई सेड 4 मार्क्स का रहेगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट। अब ये था आपका ओवरऑल यूनिट 1 का एनालिसिस, कि आपको पूरा एनालिसिस समझ में आया। ना बैकलॉग का डर ना रिजल्ट की चिंता, अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड अपडेटेड फ्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर, ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। अगर 1 का समझ में आया तो लेट अस गो फॉर यूनिट नंबर 2, जो कि बहुत बड़ा यूनिट है आपका। उन्होंने 2 अलग अलग यूनिट मिक्स करके आपका एक यूनिट बनाया हुआ है, जहां पे आप देख सकते हो कर्व ट्रेसिंग एंड सॉलिड ज्योमेट्री पे आपको काम करना है। अब इसको 2 टुकड़ों में मैंने बांटा है, आप देख सकते हो कर्व ट्रेसिंग वाला एक सॉलिड ज्योमेट्री वाला। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी पढ़ाई करने का तरीका, फिर इसके टेंटेटिव पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। पढ़ाई का तरीका, सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे टॉपिक जिसका नाम है कोन, और उसके बाद आप पढ़ोगे टॉपिक जिसका नाम है सिलेंडर। अब आप पूछोगे कहाँ है सर, ये देखो सॉलिड ज्योमेट्री। सर इसके लिए ऊपर का कुछ करना पड़ता है क्या, कुछ नहीं, आप डायरेक्टली कोन और सिलेंडर के सम्स कर सकते हो। लेकिन आपको इसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। ये बेसिक 4-5 चीजें आपको पता होना जरूरी है जब आप लोग अटैक करोगे कोन, सिलेंडर और आगे जाके स्फीयर के ऊपर। अब इन टॉपिक्स में एक और चीज है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए, वो मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को, वो क्या आना चाहिए भैया, आपको आना चाहिए a प्लस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, है ना, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी और ब्रैकेट का स्क्वायर। ये आपको करना जरूरी है, बिकॉज क्या होता है ना, यहाँ पे आप लोग 2 डायरेक्शन रेशियोज को लेके जब एंगल वाला फॉर्मूला यूज करते हो, कॉस अल्फा वाला, जो कि मोस्टली कोन में यूज होता है, तब आपको ये सिंप्लीफाई करना, अलजेब्रिक फॉर्मेट में सिंप्लीफिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो इसका आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 सम्स कोन के उठाओ, जहां पे एक में आपको सेमी वर्टिकल एंगल दिया जाएगा और एक में सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दिया जाएगा। आप 2 सम्स सिलेंडर के पकड़ो, जहां पे आपको दोनों जगह पे रेडियस दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको एक में आप ए पॉइंट आपका 0-0 कंसिडर करो और एक में आपका ए पॉइंट अलग हो, इस तरीके से करने की कोशिश करो। मैं आपको गारंटी वारंटी के साथ बताता हूं, 2-2 सम अगर आपने राइटिंग में लाए ना, तो आपको कोन और सिलेंडर के सम्स को पूरे के पूरे मार्क्स देने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो इस चीज को ख्याल रखना है और आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ये पहला पैच, राइट। अब सर बताओगे ये सब कुछ करने के लिए हम लोगों को कितना टाइम लगेगा, तो मैं तो आपको डायरेक्टली बताता हूं कि ये सब कुछ करने के लिए आपको लगेंगे 3 घंटे। अब सर इसके बाद हम लोगों ने कौन से टॉपिक को हाथ लगाना है, इसके बाद आप कर सकते हो, चेंज करता हूं मैं, इसके बाद आप डायरेक्टली अटैक कर सकते हो आपका एक टॉपिक जिसका नाम है स्फीयर।
अब स्फीयर में मोस्टली आपको कौन से टाइप के सम्स पे अटैक करना है मैं बताता हूं कि दो स्फीयर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, प्रूफ करो, और उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है पी, इस पी को आपको फाइंड करना है। ये टाइप आपको कंपलसरी करके जाना है। और दूसरा एक टाइप है जहां पे स्फीयर जो है वो आपके प्लेन को टच कर रहा है, और ये टच करने के बाद का आपको वो तो प्रूफ करना ही करना है, उसके बाद उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आपको निकालना है। तो ये दो टाइप तो आपको कंपलसरी करके जाने हैं। और तीसरा टाइप जहां पे हम लोगों को लैम्डा फाइंड करना होता है, स्फीयर जो है वो दूसरे स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है, या फिर स्फीयर जो है वो प्लेन को इंटरसेक्ट करता है, तो जो स्फीयर की इक्वेशन बनती है उसके ऊपर ये टाइप डिपेंडेंट है। तो इसमें भी ऑर्थोगोनैलिटी तो की कॉन्सेप्ट यहां पे वर्क होती है। तो ये अगर आप कर पाओ तो ये कर लो, ये तीन चीजें आपको करनी पड़ेगी। सर इसको कितना टाइम लगेगा? अब ऑनेस्टली स्पीकिंग लेट मी टेल यू समथिंग, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो लेट अस कंसीडर कि अगर इतना ही करोगे तो ये आपका 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। आप बोलोगे सर इससे हमारा फायदा क्या? तो पेपर पैटर्न देखो यार, आपका टेंटेटिव पेपर पैटर्न जो है इतनी पढ़ाई करने के बाद यहां से आप देख सकते हो पोलर है, कोन है, और कौन है? सिलेंडर है। कोन और सिलेंडर तो कंपलसरी एक साथ आया हुआ है, तो कोन और सिलेंडर के आपको 4 और 4 8 मार्क्स तो यहीं पे मिल गए अगर आपने इतनी पढ़ाई करी तो। समझ आया? अब सर हम लोगों ने स्फीयर करना है कि नहीं, ये कॉल आपका बनता है, रुको। लेकिन ये करने के साथ साथ अब आपको शुरू करना है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कर्व ट्रेसिंग। जब कर्व ट्रेसिंग कर रहे हो ना भाई, तो कर्व ट्रेसिंग में आपको आपकी सीक्वेंस किस तरीके से करनी है, कंपलसरी वाला जो मैटर है वो आपका मैटर बनता है कार्टेशियन का। किसका बनता है? कार्टेशियन का। कार्टेशियन के अराउंड 10 सम्स आपको करने के, और तो और लेटेस्ट दिसंबर 2024 का सॉल्यूशन भी आउट है जहां पे कार्टेशियन के सम्स बहुत ही अजीब आए थे, अलग तरीके से आए थे, इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना जरूरी है। जैसे सिमेट्री, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट अदर पॉइंट, असिम्प्टोट, देन रीजन ऑफ एब्सेंस, आपको सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। देखो यार रट के मतलब नहीं है, बिकॉज आपको एग्जाम में हो सकता है कि नया समय है, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्नड। इसीलिए कार्टेशियन की प्रैक्टिस आप अच्छे से करो। मैं कार्टेशियन को 2 घंटे तो मिनिमम दूंगा ही दूंगा भाई, इतनी प्रैक्टिस तो आपको कार्टेशियन की हो जानी चाहिए। अब सर अब आप बताओ कि हमें और फायदा कहां कहां पे होगा? कार्टेशियन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप करोगे वो आप कर लो पोलर। हाँ, अब पोलर के लिए आप पकड़ के चलो, इसके लिए भी ये एक्चुअली ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी सॉल्विंग में इसमें आपको 2-3 चीज दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है कार्डियोइड, दूसरा दिखाई देता है रोज कर्व, और तीसरा होता है बर्नौलीज लेमनस्केट जो नहीं आता है। आपको 2 लोगों पे बहुत फोकस करना है। कुछ भी हो कार्डियोइड के सम्स आपको आने चाहिए, हार्ट शेप होता है ना, और दूसरा रोज कर्व जो होते हैं उसके ऊपर का आपको एनालिसिस पता होना चाहिए। रोज कर्व पे तो एमसीक्यूज भी आते हैं, तो पोलर का पार्ट आपको मैंडेटरी है भाई, करना ही करना है। तो आप देख लो, आप अगर आपका ओवरऑल पेपर पैटर्न या फिर चीजों के ऊपर काम करने के लिए जाओ तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या किस तरीके से समझ आते हैं। इसमें एक और चीज है पैरामेट्रिक वाली। आप यहां पे देखो, ये जो रोज मैंने लिखा है, रोज नहीं भी लिखा, पोलर में सब कवर होता है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट टेल यू, ये पोलर के साथ साथ आप यहाँ पे पैरामेट्रिक का भी पढ़ाई कर लो। अब बोलोगे सर कितना करने लगाओगे? देखो सीक्वेंस इस तरीके से, आपको कुछ कम ज्यादा करना है तो आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। देन मुझे पर्सनली लगता है कि अगर मैं यहाँ पे पैरामेट्रिक के लिए जाऊं तो आप उसके सिर्फ 2 टाइप कर लो। एक होता है एस्ट्रॉइड के लिए, दूसरा होता है साइक्लॉइड के लिए। एक एक सम किया तो भी बचे हुए उसके जो वर्जन्स होते हैं प्लस माइनस साइन के चेंजेस, वो भी आपको समझ में आएंगे। एंड अगेन आई कैन जस्ट राइट दिस कि यहाँ पे आपको कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। तो ओवरऑल ये 6 और ये 5, 11 घंटे का ये पूरा यूनिट है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा है दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको इतनी प्रैक्टिस तो बेर मिनिमम करनी पड़ेगी। अब बोलोगे सर वो रेक्टिफिकेशन, भाई अब इतना बड़ा सब कुछ कंटेंट उन्होंने अगर एक ही यूनिट में दिया तो लिमिटेशन तो आने ही वाले, तो ये रेक्टिफिकेशन आप बिल्कुल मत करो। ये मेरी तरफ से मैं आपको क्लियरली खुले में बता रहा हूँ। आप पैरामेट्रिक कर्व का भी कॉल ले सकते हो पर्सनली, अगर जिनको अच्छे मार्क्स लाने हो पैरामेट्रिक करके जाओ। लेकिन अगर ऐसे बच्चे की ये नहीं आया, चलो चल जाता है सर ये मैं पूरा कर रहा हूँ, जो बच्चे ये पूरा कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे पैरामेट्रिक को स्किप किया तो चलेगा, आपका कॉल है, आप देखो कैसे वर्क करना है। अंडरस्टूड? होपफुली पैटर्न समझ में आ रहा है। यूनिट नंबर 3 एक ऐसा यूनिट जिसकी वजह से 2019 पैटर्न में आप पूछ सकते हो बच्चों को, बहुत सारे बच्चे जो है वो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए हैं M2 में, वो है मल्टीपल इंटीग्रल्स। अब ये ऐसा यूनिट है, आपको 2 चीजें बता दूं। एक तो आपका लक अच्छा है कि ओवरऑल यहाँ पे नंबर ऑफ टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो 7 टॉपिक है, लेकिन 7 टॉपिक के हिसाब से ऊपर 3 नीचे 3 क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे। लेकिन जितना सुनने में आया है टेंटेटिव पैटर्न के हिसाब से ऐसे कहा जाता है कि भाई सिर्फ 2-2 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है उसके जो सोल्यूशंस है वो काफी
बड़े हैं तो एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आएगा, ऐसे कुछ बोला जा रहा है। और जितने सारे कॉलेजेस के भी प्रीलियम एग्जाम्स हुए थे उसमें भी ये 6-6 मार्क्स के लिए पूछे गए क्वेश्चंस थे। हमें क्या करना है, सीक्वेंस कैसे करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो मैं बता रहा हूं वही सीक्वेंस फॉलो करनी है, तभी जाके आपका काम बनेगा। आपको सबसे पहले करना है डबल इंटीग्रल। क्या करना है, डबल इंटीग्रल। उसमें भी कौन से सम्स करने वो भी बता देता हूं, मतलब कि आपको टेंशन ही नहीं है। आपको करने हैं जहां पे आपका पैराबोला और लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कार्टेशियन वाली चीज। तो पैराबोला लाइन से इंक्लूडिंग जितने सारे सम्स है वो आपको सबसे पहले इसके खत्म करने, और उसके बाद इसका आता है आपको पोलर वाला वर्जन काम करने के लिए। पोलर वाले वर्जन में मोस्टली सर्कल के सम्स होते हैं, और एक चीज यहां पे याद रखना, जब सर्कल के सम्स होते हैं तो इस केस में आपको रिडक्शन फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूनिट 1 में डिस्कस करा था वो भी आपको यहाँ पे लगने वाला है। बीटा फंक्शन यहाँ पे लगेगा, गामा फंक्शन आपको लगेगा, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ये पहला लॉट रहेगा डबल इंटीग्रेशन करने का। थीम समझ में आ रही है? यहाँ पे मोस्टली आपको आर स्क्वायर के सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ते हैं, दो सर्कल के बीच का एन्यूलियस जो है उसके कुछ कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है सम। आप चाहिए तो लेटेस्ट दिसंबर 2024 का इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत अच्छे से देख सकते हो, यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने डाल के रखा हुआ है। अब डबल इंटीग्रल के साथ साथ सर नेक्स्ट इमीडिएट मैंने क्या करना चाहिए, तो भाई बिल्कुल टाइम मत गवाओ, और उसी टाइम पे डबल इंटीग्रेशन सुबह खत्म किया आपने तो ब्रेक लेके आप जो शुरू करोगे वो करोगे वापस कौन सा कॉन्सेप्ट, एरिया। अब लकीली आपको बता दूं, एरिया में भी आपको दो टाइप पे काम करना है, एक पैराबोला वाला और लाइन से इंक्लूसिव जो पार्ट रहेगा वो, और दूसरा जो है वो आपका डायरेक्टली पोलर वाला पार्ट रहेगा। यानी कि मोस्टली एरिया निकालने के लिए आपको पूछा जाता है किसका, कार्डियोइड का, रोज कर्व के एक पेटल का, तो ऐसे आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो चीज है ये आपको बहुत अच्छे से करनी है। दो टॉपिक प्लीज बच्चों बहुत अच्छे से कर लो। टाइम पूछोगे तो कंसिडर करके चलो 3 घंटे इसके लिए, 2 घंटे इसके लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहिए तो, ताकि आपको आपके दिमाग में रहे दिस इज 3 आवर्स। अब देख भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं चलेगा कि भाई एकदम अचानक डिस्काउंट में आप चीजें कर रहे हो, और आपको पता है आपके पेपर के लिए आएगी 3 या 4 दिन की छुट्टी भी मिल रही है, तो काफी समय आपको आप इसमें बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो दिन रात पढ़ाई करके भी। अब सर डबल इंटीग्रल और एरिया तो हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करें? देखो भाई ये होने के बाद मुझे पर्सनली एक और चीज लगती है, आप लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक हाथ में लेना है दैट इज CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर हम लोग उसे कहते हैं, एक और टॉपिक है इसी का एप्लीकेशन का जिसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दोनों टॉपिक्स आपको करने, दोनों के दोनों करने, क्योंकि इन दोनों टॉपिक में जो काम करना होता है वो यूजुअली आपको इन्हीं दोनों से रिलेटेड, एक न्यूमरेटर रहता है, एक डिनोमिनेटर रहता है, मोस्टली डिनोमिनेटर दिया हुआ रहता है, और न्यूमरेटर के सेक्शन में आपको इसी तरीके का कुछ काम करना है। अगेन इसके दो टाइप है, अगेन इसके दो टाइप है भाई। देखो आपको मजा आ रहा है कि नहीं समझने में, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लो मेरे से, तब जाके आपको काम बनेगा। यहाँ पे भी आपको दो तरीके के समझाएंगे जहां पे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। समझ आया? तो ये पहला लॉट रहेगा जिसकी पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से करनी है। सर इससे मेरे मार्क्स कितने कवर होंगे? सर मैं आपको बताता हूँ, इससे अगर आप ध्यान से करोगे तो आप देखो ये जो आपका ओरिंग वाला क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इसकी। ये देखो एरिया और CG ऑब्लिक MI, यानी कि आपका यहाँ पे मैट्रिक क्लोज हो रहा है, पूरे के पूरे 12 मार्क्स आपके जेब में जा सकते हैं अगर आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो तो। लेकिन ये टेंटेटिव पैटर्न है, इसके साथ साथ फिर आपको लगा तो आपको जो चाहिए वो आप करो। यानी कि दो ही टॉपिक बचे अभी, एक है आपका ट्रिपल ये ना भाई, हाँ, एक है आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन और दूसरा है आपका वॉल्यूम। तो ये आपका कॉल है, आपको इसको किस तरीके से करना है। मेरे को पूछोगे तो इस ट्रिपल इंटीग्रेशन और वॉल्यूम में एक टेट्राहेड्रॉन करके कॉन्सेप्ट है, तो टेट्राहेड्रॉन के सम्स अगर आप करके जाओगे तो आपको फायदा होगा। आप देखोगे ये जो सम्स है ना टेट्राहेड्रॉन वाले, ये अभी अभी के पेपर में भी आए हुए, तो इफ यू वांट, ओनली इफ यू वांट, आप ये टेट्राहेड्रॉन वाला इसका पैटर्न जो है वो अगर लगता है तो कर सकते हो। टाइम कितना लगेगा सर? ये CGMI को भी मैं 3 घंटे दे देता हूँ भाई, राइट, मतलब समय मिलेगा। और ये आपको करना है, आपका कॉल, आपको 1 घंटे में करना है, 3 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है। मेरे लिए 3 लोग इंपॉर्टेंट थे तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे आपको 5 और 3 टोटल 8 घंटे मिनिमम लग सकते हैं अगर ये आपको 3 टॉपिक लिख के रेडी, कॉन्सेप्चुअली रेडी करने हैं तो। अब बोलोगे सर ये चेंज ऑफ ऑर्डर आ सकता है क्या? आ सकता है भाई, वो भी डबल इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर करने से अच्छा है आप पहले ये 3 चीजें करके कॉन्फिडेंस लेके आओ, क्योंकि एग्जाम में सम इतने बड़े होते हैं, लिखते लिखते हम लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। सो टॉपिक सिलेक्ट कर लो, जो टॉपिक सिलेक्ट करने वो पहले सिलेक्ट कर लो। मेरे हिसाब से आपका ट्रिपल इंटीग्रल, वॉल्यूम और चेंज द ऑर्डर सबसे एंड में होना चाहिए। पहले आप ये टॉपिक्स अच्छे से कवर करके आगे बढ़ोगे। समझ में आ रहा है आपको? अब इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन का। भाई इसका तो मैंने लेटेस्ट अभी सोल्यूशन भी डालना शुरू किया हुआ है। ये इन सेमेस्टर को अभी मार्च 2025 को आया था, 2019 पैटर्न को, तो आपको तो ये अभी एंड सेम में है डायरेक्टली। तो आपको इसमें क्या क्या करना है? देखो भाई 4 इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक है एग्जैक्ट, दूसरा है नॉट एग्जैक्ट, तीसरा है LD और चौथा है बर्नौलीज। चारों टॉपिक्स में से आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। यूजुअली किस तरीके से पेपर पैटर्न आता है ये तो सटीक है भाई, ऐसे ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या करोगे आप लोग।
आपको सबसे पहले जो है ना वो पढ़ाई करनी है किसकी पता है, एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट की। मैं कलर इतना मस्त यूज करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जैक्ट, और क्या करना है, नॉट एग्जैक्ट। बात करता हूँ इस पे, नॉट एग्जैक्ट थोड़ा नीचे लिख के फिर इस पे बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ चीजें क्या है। सबसे पहले तो इन दोनों पैटर्न के लिए जो फॉर्मेट दिखता है वो दिखता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो आपकी कोई भी इक्वेशन आपको दिखी तो पहले आपको इमेजिन करना है क्या मैं उसको सिर्फ दो इक्वेशन के पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, समथिंग इंटू डी एक्स प्लस समथिंग इंटू डी वाई। इफ यू कुड डू इट तो ये इधर एग्जैक्ट का सम रहेगा या फिर नॉट एग्जैक्ट का रहेगा। जब सम एग्जैक्ट का रहता है तो आपको मैं बता देता हूँ बस डाबा एम बाय डाबा वाई और डाबा एन बाय डाबा एक्स की जो वैल्यू है वो बिल्कुल आपकी सेम आती है, और सेम आने की वजह से आपको यहाँ पे डायरेक्टली गिफ्ट यानी कि जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज करना है और आगे जाके इंटीग्रेट करके सॉल्व करके आंसर लेके आने का। एग्जैक्ट इज एक्सट्रीमली इजी। आपको अगर डेरिवेटिव ढंग से आ रहे होंगे तो, क्योंकि डाबा एम बाय डाबा वाई भी निकालना पड़ता है, डाबा एन बाय डाबा एक्स भी निकालना पड़ता है और इंटीग्रेशन भी एंड में करना पड़ता है। सो एग्जैक्ट का आपको हमेशा जो आप पहला सम देखोगे वो आपको एग्जैक्ट का ही मिलेगा। पूरे सम के लॉट में सिर्फ एक सम होगा जो कि एग्जैक्ट करेगा, वो भी पहला। अब सर इसके बाद नॉट एग्जैक्ट क्या है सर? अब जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम लोग इसे कहते हैं नॉट एग्जैक्ट। तो इस नॉट एग्जैक्ट के टेक्निकली 5 टाइप्स निकलते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 4 रूल्स करेंगे क्योंकि एग्जाम में चारों में से कोई एक आएगा। मोस्टली फर्स्ट एंड सेकंड जो हम लोग बात करते हैं वो आपको यहीं पे आएगा, यानी कि एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्ट का आप कंसिडर कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड जो है वो यहाँ पे आएगा। फर्स्ट है आपका होमोजीनियस और सेकंड है फंक्शन जहां पे एक्स और वाई जोड़ी में आता है, वाई डी एक्स और एक्स डी वाई। तो ये जो भी फॉर्मेट है वॉट एवर इट इज, ये आपको पहले दो वाले रूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये दो रूल के बाद आपका रूल 3 और रूल 4 जो है वो दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। ये दोनों रूल के लिए भाई आपको वो डिवाइड बाय एम करना है या डिवाइड बाय एन करना है, ये रफ वर्क में थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है। और ये जो आप देखोगे ये आपको आएगा यहाँ पे इस सेक्शन में जिसे हम लोग कहते हैं नॉट एग्जैक्ट का सेक्शन। अब देखो आपका चॉइस है, आप अगर ये एग्जैक्ट तो आपको करना ही पड़ता है इनवेरिएबली, नॉट एग्जैक्ट के पहले दो टाइप बहुत अच्छे से कर सकते हो तो आपको ये दोनों टॉपिक तो करना ही करना है, वो भी आपका काम हो जाएगा। तो शायद आप ऊपर का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इन दैट केस देयर इज नो नीड कि आप रूल 3 रूल 4 को करो। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी तो समय ज्यादा नहीं लगता है, यहाँ पे बस 3 और 4 का दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। आप एलडी बर्नौलीज बहुत अच्छे से करके जाओ। आप बोलोगे सर नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या कहना चाहते हो, तो मैं नेक्स्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जो टॉपिक है आपका जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपका कोई भी सम किस में कन्वर्ट हो, एलडी। एलडी का फॉर्मेट क्या है भाई, डी वाई बाई डी एक्स है प्लस यहाँ पे पी वाई है इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, क्यू। ये फॉर्मेट को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, क्योंकि डेरिवेटिव y का हो रहा है और y की एक ही टर्म यहाँ पे, तो y को चिपक के जो आता है वो p और राइट साइड में जो आता है वो q। इसका हमें हमेशा क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले तो p और q रिकॉग्नाइज करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e रेज़ टू इंटीग्रल p dx रहता है, और इसका फिर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है जिसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को भी इन्वॉल्व करके ले लेते हैं। सो ये पैटर्न एलडी का बहुत तगड़ा है। इसमें भी काफी इंटीग्रेशन लगते हैं, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन, टैनिक्स का इंटीग्रेशन, सेकेक्स के इंटीग्रेशन। तो बहुत सारे इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना जरूरी है। यूवी रूल जो है वो जिसे हम लोग बाई पार्ट्स बोलते हैं वो भी आपको यहाँ पे आना जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना जरूरी है। एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल डीएक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आना जरूरी है। ये एलडी का पैटर्न। अब इसी एलडी की पैटर्न में नेक्स्ट पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं जिससे हम लोग कहते हैं बर्नौलीज। बर्नौलीज कब इंट्रोड्यूस होता है सर और कैसे इंट्रोड्यूस होता है सर, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो अब आते हैं आपके बर्नौलीज अंकल। अब यहाँ पे अब तक जो हम लोग कर रहे थे वहां पे क्या हो रहा था, आप देखो y की आपको सिर्फ एक टर्म दिखती है और x की आपको मल्टीपल टर्म्स दिखाई सकती है, लेकिन y अकेला। लेकिन यहाँ पे जब आप सेटअप देखोगे तो यार ये अजीब सा सेटअप है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई है और q के साथ यहाँ पे y रेस टू n यानी कि x की भी मल्टीपल टर्म्स दिखाई देती है, y की भी मल्टीपल टर्म्स दिखाई देती है। तो आपको इस केस में इस y रेस टू n से सबको डिवाइड करके ये जो पूरा पैटर्न है इसको आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है, और रीसब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको इस वाले सेक्शन को कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे तो कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सेक एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेक एक्स सॉरी सेक वाई को सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेक वाई टैन वाई डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेसमेंट मार सकते हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है बर्नौलीज, जिसकी प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। थोड़ा समय लगता है बिकॉज इंटीग्रेशन इसका इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, थोड़ा लेंदी भी लग सकता है आपको, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है इतनी पढ़ाई आप करके जाओ। ये करोगे ना, फायदा क्या है देखो, ऊपर के भी 3 सवाल आ सकते हैं, नीचे के भी 3 सवाल आपको आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन दैट हैज कम इन द एग्जाम। मुझे लगता है आप ये ऊपर के जो सेक्टर है ना उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करो, आपके लिए काफी आसानी हो सकती है। 4 मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब जो हम लोगों ने वहां पे सीखा उसी के एप्लीकेशन हम लोगों को यहाँ पे करने, जिसमें एलडी का एप्लीकेशन सबसे ज्यादा लगता है। कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब जितने टॉपिक्स देख रहे हो, मुझे पर्सनली क्या लगता है, जैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आप शुरू कर सकते हो कौन से सर्किट्स को? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को। नहीं तो रुको, एक काम करो, पहले आप न्यूटन्स कर लो।
न्यूटन्स लॉ कर लो। न्यूटन्स लॉ सबसे पहले करोगे क्योंकि एक ही सम और उसके बाद की सारे सम्स के आंसर्स आना आपको शुरू हो जाएंगे, एक ही टाइप, इसमें टाइप में कोई चेंजेस नहीं आते। जैसे ही न्यूटन्स लॉ आपने खत्म किया, आप इमीडिएटली इसका हीट फ्लो कर लो। अब बोलोगे सर ऐसे क्यों अजीब सा सिखा रहे हो? आप सुनो मेरी बात, हीट फ्लो और न्यूटन्स लॉ का सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस स्टार्टिंग फॉर्मूला बेस, उसमें थोड़ा फर्क है, सेटअप में थोड़ा फर्क है, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है। अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटीग्रेशन करके आपको यूज करना है और उसके हिसाब से लॉग को एडजस्ट करके आपको आंसर निकालना है। यहाँ पे एलओजी जब लिखता हो तो एलओजी नहीं करना है, एलएन करना है। कैलसी पे एलएन होता है, एलएन करके आप जब सम सॉल्व करोगे तो इसमें आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे। अब दोनों के दोनों पहले आपने खत्म कर दिया, ये दो खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे, मतलब ये दोनों साथ में कर लो आप, बिल्कुल मुझे यहाँ पे कोई सेकंड थॉट सुनना नहीं है आपसे, ये दोनों साथ में करो, ये दोनों मिला के आपका 2 घंटे में खत्म हो रहा है। इतना इजी है, इतना आसान है अगर आपने दिमाग लगाया तो, राइट। तो चलो सर एक और घंटा दे दो ना इसके लिए, ले भाई इसके लिए 3 घंटे ले ले, लेकिन मुझे लगता भी नहीं है कि 3 घंटे का कोई काम है, राइट। अब इसके बाद सर नेक्स्ट आपके पास क्या ऑप्शन था? तो मैंने आपको बोला था आप इसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए जाओ। इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 टाइप के सर्किट आते हैं, एक आता है आरएल और दूसरा सर्किट आता है आरसी, जिसमें आपको इंटरनली जो है कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू देते हैं, कभी कभी वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये नोटेशंस यूज करके काम करना पड़ता है, नोटेशंस। और तीसरी चीज जो यहाँ पे आती है वो आती है बहुत इंटरेस्टिंग, जहां पे आपको बोलते हैं कि 50% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, 60% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे कुछ अजीब से सम आपको पूछते हैं। तो ये 3 टाइप है जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी इलेक्ट्रिकल सर्किट की। हाँ, ये मैं जरूर बोल सकता हूँ, ये अकेला आपके 2 घंटे जरूर ले सकता है। आपको राइटिंग बहुत तगड़ी करनी है, जिसका राइटिंग सही ना भाई उसको इसके मार्क्स जरूर मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको बताता हूँ। अब ये करने के बाद सर हमारा बताओ ना सेटअप कैसे लग रहा है। देखो आप खुद देख लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या फिर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, इलेक्ट्रिकल सर्किट और क्या हो गया, हीट फ्लो, बच गए आप। अब बोलोगे सर और क्या बचा है? लास्ट एंड द बेस्ट टॉपिक जो कि 1 घंटे से भी कम समय में आप खत्म कर सकते हो, दैट टॉपिक इज नथिंग बट आपका इसमें से ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। 2 टाइप निकलते हैं, एक निकलता है कार्टेशियन, दूसरा निकलता है पोलर, जहां पे आपको पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव या फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करना है, फिर आपको ए को रिप्लेस करना है जो अननोन होता है उसको, सी को जो भी होगा वो, और उसके बाद आपको रिप्लेसमेंट करनी है डी वाई बाई डी एक्स की बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई, या फिर डी आर बाई डी थीटा की बाई माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, और फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करके सोल्व करना है। तो ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वाला, ये आपको नॉट मोर देन 1 आवर, नॉट मोर देन 1 आवर। तो आप खुद देख सकते हो ओवरऑल 6 घंटे का ओवरऑल टॉपिक का ये, मतलब जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो, लास्ट के 2 यूनिट आपके थोड़े आसान होते जा रहे हैं, तो आप इस हिसाब से करो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरा फायदा कहाँ पे हुआ? देखो मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिस्काउंट दिया, रेक्टिलिनियर मोशन के सम्स बहुत बड़े, रादर अभी जो मई 2025 में भी, सॉरी मार्च 2025 में भी पेपर आया था, बहुत टफ था, तो आप चाहिए तो इसको स्किप कर सकते हो, बचे हुए चारों टॉपिक्स कर लो, बहुत अच्छे टॉपिक है। आई नो इधर थोड़ा सा टफ जा सकता है, इसको स्पेशल टाइम दो, सुबह सुबह उठ के 5 बजे उठ के 8 बजे तक के ये टॉपिक इलेक्ट्रिकल सर्किट का आपको खत्म करना है। ये देखो, करो, मार्क्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ रहा है जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दिस बेसिकली एंड्स आवर स्ट्रेटजी। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, और जैसे मैंने बोला कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं तो आलसी इंजीनियर के ऐप को डाउनलोड करके डेमो सेशन देख लो। और अभी अभी लास्ट कुछ दिनों में मैंने शूट किया यार, अब एकदम अपडेटेड वीडियोस है, कहीं और पे आपको कहीं और आपको दिखाई नहीं देने वाले। तो प्लीज प्लीज आप ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लेके जाओ। M2 का बैकलॉग लगना नहीं चाहिए, ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।